Hey guys, hello and welcome you all to my YouTube channel NTA UGC Net JRF Environmental Sciences फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस हफ्ते के लेटेस्ट इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स को। तो ये है आपका इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 12। इससे पहले मैंने टोटल 11 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं और यदि आप उन सभी इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दिया हूँ, जहाँ पर आप क्लिक करके उन सभी के सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, ये भी वीडियो उन सभी वीडियोज़ की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है एज ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, यदि आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और एएसआरबी नेट और इवन you are preparing for various central universities entrance examinations, so this environment current affair is going to be very important. okay, so वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और हम यहाँ पर जो है टोटल इस वीडियो में इस हफ्ते यानी कि 23 अगस्त से लेकर और आपके जो 2 सितंबर तक की जितने भी इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2022 इस, यानी भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी इंस्टॉल करने का जो टारगेट रखा है वो टारगेट क्या है। तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। ऑप्शन ए 170 गीगावाट, बी 175 गीगावाट, सी 180 गीगावाट एंड डी है आपका 250 गीगावाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 175 गीगावाट। तो ये आपका जो है भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक 175 जो गीगावाट है, इतनी ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस कर पाएँ। सो यहाँ इंडिया का जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका उद्देश्य ये है कि जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है जो नॉन फॉसिल फ्यूल की, 2030 तक उसको रिड्यूस कर दे और लगभग 40% जो है टोटल जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन है कैपेसिटी, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज है उनसे यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएँ। और ये कैसे होगा? सो इट विल बी विद द हेल्प ऑफ international support on technology transfer and financing. So this includes Government of India's ambitious target of achieving 175 gigawatt of renewable energy, which includes 100 gigawatt from solar. देखिए, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूँ हमारे इस डिस्कशन के दौरान आपके सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपका सोलर एनर्जी है, तो सोलर से 100 गीगावाट आपको प्रोड्यूस करना है और 175 गीगावाट के अंतर्गत जो विंड से है, तो विंड यानी कि ये भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जिसमें 60 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। और जो आपका बायोमास है, तो बायोमास से यहाँ पे 10 गीगावाट जो है उसको प्रोड्यूस करना है। जबकि यहाँ पर अगर मान लीजिए स्मॉल हाइड्रो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं या स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो उनका जो है उनसे यहाँ पर 5 गीगावाट प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है। यानी 2022 तक जो कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, तो यहाँ पर इंडिया जो है अपना 40% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी डिमांड कंप्लीट करेगा। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाई 2030, so reduce emission intensity of GDP by 33 to 35% from 2005 लेवल। तो ये भी आपका एक टारगेट रखा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंडिया जो है will have around 60% of its installed electricity generation capacity from clean sources by 2030। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो आर.के. सिंह हैं, उन्होंने ये जो है लेटेस्ट, अभी मैं बात करूँ 21 जुलाई को ये अनाउंसमेंट करी थी और इसमें इन्होंने ये बताया था, ही आल्सो एक्सक्लूडेड कॉन्फिडेंस दैट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वुड टच 510 गीगावाट बाय 2030 इंक्लूडिंग 60 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, जो कि होपफुली इन फ्यूचर इट विल डेफिनेटली बी कंप्लीटेड। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, रिसेंटली विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, यानी कि हाल ही में भारत के किस संस्थान ने
जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो पावर ट्री है यानी सोलर ट्री वो बनाया है। तो ये आपका ऑप्शन है ए ICAR, बी CSIR, CMERE एंड सी इंडियन रेलवेज, डी IIT खड़गपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी CSIR, CMERE, यानी कि ये जो आपका है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड CMERI का जो फुल फॉर्म है वो है आपका क्या है, तो वो है आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये, तो आपके दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर इसका जो सोलर ट्री है, it has been designed in such a way that maximum exposure of each solar photovoltaic panel is achieved, and there are 35 solar PV panels in each tree. Each panel has a capacity of 330 watt power. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर ट्री में जो है ना 35 जो आपके सोलर जो फोटोवोल्टाइक पैनल से वो लगाए गए हैं, और जिनकी क्षमता कितनी है, तो 330 वाट पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता है। और यहाँ पर आर्म्स जो हैं विच आर होल्डिंग द सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स, ये एक तरफ से एडजस्टेबल हैं, और इसको कह सकते हैं कि इस तरीके से इंक्लाइन पोजीशन पे रखा गया है कि यहाँ पर जो है जनरली जो है हर तरफ से जो रेडिएशन है उसको ये ट्रैप कर पाएँ, और इससे वो क्या हो जाएगा, तो आपका सोलर एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। बट जनरली दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल विद द रूफ माउंटेड सोलर पैनल्स। और इसमें जो सोलर ट्री बनी है इसका कॉस्ट जो है 7.5 लाख लगा हुआ है। और ये जो है एक तरफ से जो है द इंटरेस्टेड MSMEs यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हैं, इट कैन अलाइन विद प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा यानी PM जो आपका कुसुम योजना है, टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ग्रिड्स। तो इससे क्या होगा कि ये जो सोलर ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे इंडिया में, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही कम है विथ कंपेरेटिव टू पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोलर ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब यहाँ पे सोलर ट्री की एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो सोलर ट्री का एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो कह सकते हैं इसको एग्रीकल्चर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो प्राइस वोलेटाइल जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। सो वन सोलर ट्री कैन रिड्यूस 10 to 12 tons of carbon dioxide emission, and also surplus power from these trees can be fed to energy grids. So solar tree also has a capability to incorporate with Internet of Things based features. So this include wind speed, real-time humidity, rainfall prediction and soil analytics सेंसर्स। तो ये एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सोलर ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में तो बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, खासतौर से फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है, क्योंकि ये एक तरफ से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है आपका सोलर पावर। ओके, सो हम बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब कुसुम स्कीम लॉन्च की थी तो इसका उद्देश्य ये था कि मैक्सिमम जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाए, उसका यूज़ किया जाए। और यहाँ पर स्कीम का उद्देश्य है कि जितने भी डीजल पंप्स हैं उसको सोलर पंप के थ्रू हम लोग रिप्लेस कर दें, एंड अंडर द स्कीम एक्सेस पावर जनरेटेड इन सोलर पावर इज टू बी परचेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एट प्रॉफिटेबल प्राइस टू फार्मर्स। अब यहाँ पर कह सकते हैं हाउ इज सोलर ट्री हाईली पोटेंशियल सोल्यूशन। तो पहले हमने आपको बताया कि अगर सोलर एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो एक तरफ से क्लीन, रिन्यूएबल एंड प्रेजेंट की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर ये हमारा जो है ना इंडिया में सोलर एनर्जी अवेलेबल है। सो वी कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन अ लार्ज स्केल इज़ द बेसिक हर्डल इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड जो है ना वो कम है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो सोलर ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको लागू किया जाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिसेंटली इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड एन ऑर्डर टू सेट अप बायोडाइवर्सिटी काउंसिल, यानी किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो है बायोडाइवर्सिटी काउंसिल बनाने का आदेश दिया है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी है आपका वेस्ट बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका
बायोडाइवर्सिटी काउंसिल बनेगी, इसमें 10 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 5 मेंबर्स जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। एंड ये जो काउंसिल होगा इट विल लुक आफ्टर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन यूनियन टेरिटरी एंड आल्सो विल फोकस सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो अभी तक मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर जो था ना, वो धारा 370 के कह सकते हैं कि एब्रोगेशन से यानी हटा देने से अब भारत का एक इंटीग्रल जो पार्ट है वो बन चुका है। तो यहाँ पर जो है इसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब जो है जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा कह सकते हैं कि एक्ट था, जो केवल ओवरऑल इंडिया में कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में लागू होता था, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक नोडल एजेंसी जो है वो आपकी सेटअप की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर में, जिसका सीधा सीधा जो फ़ायदा होगा वहाँ के वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी को होगा। ओके, सो दिस इज़ अ गुड मूव टेकन बाय द जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट। एंड राइट नाउ मैं अगर बात करूँ तो ये जो की फीचर ऑफ काउंसिल जो होगा, सो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर टू बी फॉर 3 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है कि 3 साल के यहाँ पे सदस्यों का जो है कार्यकाल होगा। एंड अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल फंड भी इसको बनाया जाएगा इसमें, और साथ ही साथ काउंसिल जो होगी ये क्या करेगी, सो इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इन कंसल्टेशन विथ नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन में यानी कि कमेंट में बताना है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब बनी थी। ओके, एनबीए जो है वो कब एग्जिस्टिंग यानी कि एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वर्तमान में जो है इस समय जो अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है विच रेयर स्पीसीज हैज़ बीन साइटेड रिसेंटली इन सिलेरू रिवर। तो ऑप्शन है आपका महासीर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका गंगेश शार्क, एंड ऑप्शन नंबर सी आपका है नीलगिरी माइस्टस, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पौंडीचेरी शार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका महासीर। सो ये जो है आपकी एक तरफ से अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, सो नोट पॉइंट में, तो देखिए ये जो है आपके आंध्रा यूनिवर्सिटी की जो टीम थी रिसर्चर्स की, उसने ये महासीर जो है चूँकि एक तरफ से क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुकी है, यानी कि अगर बात करें तो हाल ही में इसको IUCN ने यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है। तो ये महासीर जो है ना, ये एक तरफ से बहुत ही कह सकते हैं कि विलुप्त प्राय जीव अब लगभग होने वाली है, तो इसकी संख्या बहुत ही कम है। तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इस मछली को यहाँ पर देखा गया है सिलीरू रिवर जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ महासीर की, तो महासीर जो है जनरली हिमालयन रिवर्स में पाई जाती हैं, जो कि कह सकते हैं दैट आर रनिंग इन कूलर रीजन्स, बट दिस इंक्लूड्स अगर हम बात करें कि किस किस जगह पे, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भूटान या नेपाल। तो यहाँ पे एक तरफ से कह सकते हैं कि जो आपकी महासीर जो प्रजाति की मछलियाँ हैं वो इन रनिंग वाटर में पाई जाती हैं, और ये एक तरफ से लार्ज फ्रेश वाटर फिश होती हैं, और इनका जो कह सकते हैं निवास स्थान होता है, यानी दे मोस्टली इनहैबिट द फास्ट मूविंग वाटर सच एज हिल स्ट्रीम्स विथ रॉकी एंड स्टोनी सबस्ट्रेट। और अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूँ, सो देयर आर 47 स्पीशीज़ ऑफ महासीर इन द वर्ल्ड, जिसमें से भारत में कुल 15 जो है महासीर यानी मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। और हाल ही में 2019 की अगर बात करें तो IUCN ने अभी देखिए ये जो आपका है ना, इसको हम बोलते हैं इस मछली को, ये है आपकी हम्प बैक्ड महासीर। सो ये आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। तो हाल ही में IUCN ने